तो कहते हैं कि चौबेजी चले छब्बेजी बनने और दूबेजी बन के लौटे। इसका सीधा सा मतलब होता है कि कोई इंसान अपना फ़ायदा कराने के लिए आगे बढ़ा और नुकसान करा के वापस पीछे लौटा। तो कई बार मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में भी ऐसा ही होता है। डॉक्टर जीत रहा होता है, पर बस ईगो में आके या पलटवार करने के चक्कर में उसकी फाइल निपट जाती है। अब ऑब्ज़न गायमनी में आईवीएफ से सेफ प्रोसीजर कोई भी नहीं है मेडिकल नेग्लिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आमतौर पे जान पे बना है, ऐसी कोई नौबत इस आईवीएफ के प्रोसीजर में आती नहीं है। बस आपका पैसा लगता है काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी सारे प्रोसीजर होते हैं, बड़ा टेडियस, बड़ा खतरनाक प्रोसीजर, मतलब सॉरी खतरनाक नहीं, बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है। वैसे आईवीएफ में जो सबसे कॉमन मेडिकल नेग्लिजेंस के केस होते हैं या हुए हैं, वो यूजुअली या तो गैमेट के मिक्सअप की वजह से होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, उनके डिटेक्शन से रिलेटेड होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या क्लरिकल एरर से रिलेटेड होते हैं। और आईवीएफ के केस में लफड़े झगड़े इसलिए नहीं होते क्योंकि इन सारे केसेस में कंसेंट फॉर्म पहले ही साइन करवा लिए जाते हैं जिसमें सब कुछ लिखा होता है। पर ये कंसेंट फॉर्म इकलौता ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सिर्फ आखिरी लाइन की गलती आपको लाखों का जुर्माना करवा सकती है, वो भी पहली ही तारीख पे मेडिकल नेग्लिजेंस केस की, वो भी बिना किसी मेडिकल बोर्ड की एक्सपर्ट ओपिनियन के। तो हमारे पास एक मैसेज आया है डॉक्टर साहब का, ये चैट स्क्रीनशॉट में मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें डॉक्टर साहब क्या है कि एक केस हमसे डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में बताते हैं कि मतलब पेशेंट आई, आईवीएफ हुआ, 7-8 लाख उससे खर्च हुए और उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर उसके बाद में उसने केस कर दिया डॉक्टर के ऊपर। जब केस चल रहा था तो उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट हो गई। उससे रिलेटेड ये हमें स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया। तो डॉक्टर यहाँ पे स्क्रीनशॉट में हमसे बोला कि सर वी कैन टेक एडवांटेज कि हमारी ट्रीटमेंट से बेनिफिट हुआ है, क्योंकि यूजुअली हम जो दवाइयाँ देते हैं उससे फर्टिलिटी बढ़ती है और बॉडी ससेप्टेबल हो जाती है नेचुरल कंसेप्शन या कंसीव करने के लिए। ओवेरियन प्राइमिंग हो जाती है, हार्मोनल रीसेट हो जाता है, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और ये भी बताया कि कई बार हम जो मरीज के शरीर में प्रोसीजर्स करते हैं डायग्नोसिस के लिए, सैंपल लेने के लिए, उनकी वजह से भी कई बार ब्लॉकेज खुल जाता है या मैकेनिकली ऑब्स्ट्रक्शन रिलीव हो जाता है और ट्रीटमेंट हो जाता है। इन सपोर्ट उसने कहा कि सर ये देखो स्टडीज़, तो उसने मुझे स्टडीज़ भेजी 1 2 3। इसमें पहली स्टडी जो थी वो थी ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंट लाइव बर्थ आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ए रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी ऑफ 2133 वुमेन। इस तरीके की स्टडीज़ उन्होंने मुझे भेजी, जिनमें से एक और थी, ये आपकी स्क्रीन पे है, और एक और मुझे जो उन्होंने लिंक भेजा उससे मैं यही खोल पाया। तो एक आर्टिकल था। ऑल इन ऑल ऐसा कई सारे उन्होंने मुझे स्टडीज़ दी, कई सारे लॉजिक दिए, उससे उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश की कि हम इसका बेनिफिट अपने केस में ले सकते हैं। मैंने सारी स्टडीज़ जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी, और मैंने कहा कि देखो ज़्यादातर आईवीएफ की जितनी भी दवाएं होती हैं वो 2 हफ्ते के भीतर शरीर से बाहर निकल जाती हैं। मतलब आप उसे टी हाफ बोलो या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बोलो, और अगर बाद में कोई असर महसूस होता है ना, तो आमतौर पे वो बॉडी में हुए फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से होता है, ना कि शरीर में ये जो दवाएं बची हुई होती हैं उनकी वजह से। तो मैंने बोला कि इनका एसोसिएशन तो मुझे समझ में आ रहा है, पर कॉजेशन नहीं समझ में आ रहा था लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। एसोसिएशन है, कॉजेशन नहीं है। इसको आप ऐसे समझिए कि राम जाता है, शाम भी जाता है, चाहे दोनों स्कूल ही जाते हैं, पर राम स्कूल जाता है, शाम स्कूल जाता है। पर राम स्कूल जाता है, उसकी वजह से शाम स्कूल नहीं जाता है। और राम अगर स्कूल नहीं जाएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शाम भी स्कूल नहीं जाएगा। तो राम का जाना और शाम का जाना ये एक एसोसिएशन हो सकता है, ये कॉजेशन नहीं है। तो हम इसे नहीं करते हैं, मतलब हम इसको नहीं देते हैं, क्योंकि यूजुअली आप अगर इसमें एक स्टेप आगे जाते हो, जब आप क्लियरली केस जीत रहे होते हो। मुझे लग रहा था कि अभी तक जो टाइमलाइन है उसमें ये चल रहा है कि भाई आईवीएफ फेल हो गया, 7-8 लाख रुपए खर्च हो गए, और यहाँ पे डॉक्टर के ऊपर केस हो गया कि इन्होंने हमसे धोखाधड़ी की, वटेवर जो भी है, महंगे प्रोसीजर कर दिए। इन सब से तो क्लियरली निकल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो भी ट्रीटमेंट किया वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग किया था। तो यहाँ पे नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होने की कोई बात ही नहीं थी। कंसेंट फॉर्म पूरे साइन हो चुके थे। अब एक बार हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं डिटेल में। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्च 2020 में ये फीमेल जो है आती है, और उसके टेस्ट चलते हैं अक्टूबर 2020 तक। थोड़ा बहुत उसका ट्रीटमेंट भी चलता है, मल्टीवाइटामिन्स वगैरह। और फिर उसके बाद में नवंबर 2020 में ये डिसाइड हो जाता है कि भाई मतलब जो भी है इनफर्टिलिटी का कॉज आ रहा है, क्लॉज आ रहा है, वटेवर। तो उनसे आईवीएफ के लिए कंसेंट लिया जाता है और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है।
नवंबर 2020 से लेकर नवंबर 2022 तक उस पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है। 2 साइकिल जो होती है आईवीएफ की वो फेल हो जाती है और 7-8 लाख के करीब उसकी कॉस्ट आती है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट रोक देते हैं, वो खर्चा भी नहीं होता, वटेवर डिप्रेस हो जाते हैं जो भी है, पर उसके बाद में ट्रीटमेंट रुक जाता है नवंबर 2022 में। इसके बाद में केस फाइल होता है दिसंबर 2023 में कंज्यूमर कोर्ट में, वही सारे रीजंस के साथ में कि खर्चा ज़्यादा हो गया फिर भी आईवीएफ नहीं हुआ, इन्होंने नेग्लिजेंस किया है। तो उसके बाद में ये तो केस चल रहा होता है। उसके बाद में लगभग जुलाई 2025 के लगभग जो है ये फीमेल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ऑलरेडी केस चल रहा है आईवीएफ फेल होने का और यहाँ पे एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो गई है, तो ये थोड़ा सा मतलब जिसको बोलते हैं कि कॉमेडी ऑफ एरर्स टाइप की हो गई इस केस में, वॉट एवर मे बी द रीजंस, लेकिन यहाँ पे ये हुआ। इससे आगे बढ़ते हैं हम। तो अब डॉक्टर ने जब कोर्ट में जाके ये स्टेटमेंट दिया, तो आप देखो यहाँ पे, अब उसी टाइमलाइन पे हम वापस आते हैं। तो डॉक्टर ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो अभी तक तो क्या था, ट्रीटमेंट का स्कोप था यहाँ से यहाँ तक, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ केयर पे ही बात होती। लेकिन क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की कि ये जो ट्रीटमेंट हुआ है इसकी वजह से उनको फ़ायदा हुआ है, ट्रीटमेंट रोकने के 2-2.5 साल बाद उन्हें प्रेगनेंसी हुई है और वो हमारे ट्रीटमेंट के फ़ायदे की वजह से हुई है, कॉजल एसोसिएशन उन्होंने क्लेम करने की कोशिश की। आई डोंट नो व्हाई, आगे उसका जवाब मिलेगा आपको। वो करने की कोशिश की, तो उसके बाद में ये केस हो गया। अब प्रेगनेंसी नेचुरल थी या डिलेड इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट की वजह से थी। अब हमें आगे बढ़ने से पहले ये देखना पड़ेगा कि इनफर्टिलिटी में जनरली ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है। ये देखो, ये एक मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जो बुक से लिया गया है, आपकी स्क्रीन पे है। एक तरीके से फर्टिलिटी का बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। एक फर्टिलिटी का वर्कअप होता है, मतलब पेशेंट आता है, उसका पहले उसको मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं और बेसिक उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है और ये देखा जाता है कि कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का। पहली बात तो इनफर्टाइल उनको घोषित कब किया जाता है, जब 12 महीने ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर वो फिर भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, कोई फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, कोई बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन या किसी भी तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, और यूजुअली आप मानते हैं कि एक कपल जो है 72 टाइम्स इन 365 डेज इंटरकोर्स करता है, तो 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद में भी अगर जो कपल है वो कंसीव नहीं करता है तो उसे हम बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। तो इनफर्टिलिटी की इस डेफिनेशन के हिसाब से ये आपके प्रोटोकॉल होते हैं। फिर उनका इलाज चलता है, उनके टेस्ट होते हैं कि मेल में दिक्कत है कि फीमेल में दिक्कत है कि दोनों की दिक्कत है। उनकी दिक्कत के हिसाब से ART डिसाइड की जाती है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो इसके अंदर IVF भी इसका ही एक पार्ट है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, इसमें कई सारे अलग अलग टाइप के प्रोसीजर्स होते हैं, IVF भी उनमें से एक होता है। तो अब क्योंकि उसने बोला कि वो प्रेग्नेंट है, इट मीन्स शी वॉज नॉट परमानेंटली इनफर्टाइल। अब यहाँ पे फर्टिलिटी भी 2 टाइप की आ गई, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई कि उसकी IVF जो हुई थी वो इनफर्टिलिटी की वजह से हुई थी, लेकिन अब क्वेश्चन ये आ गया कि वो इनफर्टाइल जो थी वो परमानेंट थी या टेम्परेरी थी, मतलब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट से या कोई छोटे मोटे प्रोसीजर से उसको ओवरकम किया जा सकता था, या यहाँ पे अब IVF ही ज़रूरी था। अब कैटेगरी जो थी उसकी वो टेम्परेरी इनफर्टिलिटी की तरफ भगवान ने ही डिसाइड कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी की सोनोग्राफी कराते हैं जिसकी पहले किडनी निकाल चुके हैं ऑपरेशन, वो किसी को डोनेट कर चुका है, अब उसकी सोनोग्राफी में अगर 2 किडनी आ जाए, बोलते हैं बोथ बायलेटरल किडनीज आर नॉर्मल, तो ये केस हो जाएगा नेग्लिजेंस का। उसी तरीके से मतलब रेस इप्सा लोगेटर लगता है, मतलब हाथ कंगन को आर सीखा और पढ़े लिखे को फार सीखा। जब भगवान ने डिसाइड कर दिया कि वो पहले प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी और अब प्रेग्नेंट हो गई है नेचुरली, तो इट मीन्स शी वॉज टेम्परेरीली इनफर्टाइल, मतलब नॉट परमानेंटली इनफर्टाइल। तो अब यहाँ इस केस में क्या होगा, अब बात होगी कंसेंट पे, टेस्ट रिपोर्ट्स पे, क्राइटेरियाज पे स्क्रूटनी होगी कि कहीं मतलब पैसे के लिए तो इस ये जो IVF सेंटर है हर किसी को इनफर्टाइल तो नहीं बता देते। यहाँ पे बात आ गई, पहले तो वहीं पे ख़त्म हो रही थी कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया कि नहीं किया, लेकिन अब बात उससे काफ़ी आगे बढ़ गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि डॉक्टर ने ये क्लेम कर लिया कि ये जो प्रेगनेंसी इसकी नेचुरली हुई है ये हमारे ट्रीटमेंट के बेनिफिट की वजह से हुई है।
ऐसे में हम बोलें कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है जब आपके पास कोई इनफर्टाइल कपल आता है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। ये तो आपके सामने ट्रीटमेंट गाइडलाइन हो गई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। 12 महीने से ज़्यादा प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, तो इनफर्टाइल उसको किया, वर्कअप किया उसका, उसकी सारी जाँचें वाँचें कराई, फिर उसके बाद पता चला कि वो टेम्परेरी इनफर्टाइल है या परमानेंट इनफर्टाइल है। ये क्लासिफिकेशन जो है ये लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसको आप ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ना समझें, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। टेम्परेरी अगर वो इनफर्टाइल है तो यूजुअली उसमें 3 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। या तो उसको नेचुरल तरीका दिया जाता है कि आप थोड़े दिन और ट्राई करो, हो सकता है मे बी स्ट्रेस वगैरह है, आप थोड़ा घूमने जाओ वगैरह, जो भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कई बार एंटीबॉडीज़ बन जाती है स्पर्म्स के अगेंस्ट या ओवम के अगेंस्ट, या फिर एंडोथीलियल मतलब सॉरी जो यूट्राइन कैविटी है उसमें कोई इश्यूज़ होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं, मतलब फाइब्रॉइड हो गया उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही, पीसीओडी की वजह से नहीं हो रही, तो मेडिकल ट्रीटमेंट दे के देखते हैं उसमें, उस केस में। उसके बाद में अगर फिर उसके बावजूद भी मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही है उनको, तो उनको सजेस्ट किया जाता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। तो यहाँ पे इसमें क्या करना है, अब सारा गेम कंसेंट के ऊपर चला जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लेते हैं हैंड रिटन फुल इन्फॉर्म कंसेंट। उस कंसेंट में उनसे ये लिखवाते हैं कि हमें पता चला है कि हमारी जो इनफर्टिलिटी है वो टेम्परेरी टाइप की है, और हमें हमारे अल्टरनेट्स के बारे में बता दिया गया है कि हमें नेचुरल, मेडिकल या एआरटी तीनों लग सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से इन सारे ऑप्शंस में से आईवीएफ के चांस बेटर हैं, ये हमें समझ में आ गया, और इसलिए हम आईवीएफ कराना चाहते हैं। ये आपको हैंड रिटन फुल इन्फॉर्म कंसेंट उस पेशेंट से लेनी पड़ेगी, इसका कोई चारा नहीं है। आप टाइप्ड इन्फॉर्म कंसेंट का फॉर्म नहीं भरवा सकते, जो स्टैंडर्ड इन्फॉर्म कंसेंट आप उनसे हर उसमें केस में भरवा रहे हैं वो नहीं भरवा सकते, आपको हैंड रिटन उससे लिखवाना पड़ेगा। इससे ये साबित होता है कि आपने उसको ऑप्शन दिया है और उसको एक कैफेटेरिया अप्रोच दी है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर हम पीएसएम में पढ़ते हैं, आपने उसको एक कैफेटेरिया अप्रोच दी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आईवीएफ हैज़ बेटर चांस। यहाँ पे आपने उस पेशेंट को अगर कन्विंस किया है तो आप उसे हाथ से लिखवाइए। अगर परमानेंट है तो या तो वो एआरटी के लिए जाएंगे या एडॉप्शन वन ऑफ द मेथड्स है कि अडॉप्ट कर लो, विच इज़ वेरी गुड बाय द वे सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर परमानेंट इनफर्टिलिटी है तो चाहे आज हो या चाहे कल हो, अगर आज से 3 साल बाद भी टेस्ट कराएंगे तो वही टेस्ट के रिजल्ट आने वाले हैं। तो उस केस में क्या होता है, कंसेंट का इतना इशू नहीं होता। वो आईवीएफ के लिए गई क्योंकि उसकी परमानेंट इनफर्टिलिटी थी। गेम चेंज होता है, कैच आता है टेम्परेरी इनफर्टिलिटी के केस में, और ये परमानेंट टेम्परेरी जो क्लासिफिकेशन है ये मैंने आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, ठीक है। तो ये मैं आपको एक सैम्पल जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो, ये इंग्लिश वाला मैंने बना रखा है और ये हिंदी वाला मैंने आपको बना रखा है, और ये मैं हैंड रिटन इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप ये नहीं समझो कि इसी को टाइप करवा के हम साइन करवा लें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो लाइन है हिंदी में बता रहा हूँ, डॉक्टर ने हमें सूचित किया है कि हमारी स्थिति XYZ जो भी है ट्रीटमेंट की, चिकित्सा उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इस चरण में उच्च सफलता दर और अधिक निश्चित मार्ग प्रदान करता है, सर्टेन और हाई सक्सेस रेट। उसके बाद वो जा रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि हमारा मेडिकल भी हो सकता है अगर हम ट्राई करें तो, या हमारा नेचुरल तरीके से भी हो सकता है हम ट्राई करें, और सारे विकल्प उनको बता दिए गए हैं। तो यहाँ पे वो ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि हम तो टेम्परेरी इनफर्टाइल थे, लेकिन हमसे पैसे लूटने के लिए हमें ज़बरदस्ती महंगा वाला रास्ता बता दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी 2 केस हो सकते हैं। पहला ये कि आपने मरीज को डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी बता के कंसेंट लेके आईवीएफ किया, जिसमें कि आप पूरी तरह सेफ हो, या फिर आपने उस कपल को इनफर्टाइल बता के आईवीएफ किया जो कि वो था ही नहीं, यानी कि आप दोषी हैं TNED के, यानी ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंट डिजीज़। वैसे भी इनफर्टिलिटी इज ए नेचुरल, मतलब हम बोलते हैं प्रेगनेंसी कोई डिजीज़ नहीं है, और तो ये ट्रीटमेंट ऑफ नॉन एक्सिस्टेंट डिजीज़ जो है ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी है और डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज की कैटेगरी में भी आता है। तो आप 2 तरीके से जाएंगे, आपके खिलाफ स्टेट मेडिकल काउंसिल भी एक्शन लेगी और कोर्ट भी आपके खिलाफ एक्शन लेगी। ये वही बात होगी कि आपके पास पेशेंट मान लो स्टमक एक लेके आया, पेट दर्द लेके आया, और आपने उसकी सोनोग्राफी की और आपको लगा कि यार ये तो अभी चला जाएगा, एक एंटी स्पाज्मोडिक मेफ्टाल स्पाज्म वगैरह देंगे हम, उससे चला जाएगा। आपने उससे बोला कि तेरे तो अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है, आपने उसका अपेंडिक्स की सर्जरी की और आपने उससे 25,000 रुपये जो है वो ले लिए।
तो ये आता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस की कैटेगरी में। अब इस केस पे वापस आते हैं। डॉक्टर का मेरे पास फिर फ़ोन आया और उसने बोला कि सर हमने ऐसा ऐसा किया था और ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और मैंने बोला कि यार भाई मैंने तेरे को मना किया था ना, और वो भी मैसेज में किया हुआ है, मैंने कॉल पे किया हुआ है, और जो हमारा ऑफिशियल लीगल ओपिनियन जाता है केस में उसमें भी मैंने उनको ईमेल डाल के मना किया था कि वी शुड नॉट गो अहेड विद दिस स्ट्रैटेजी। पर डॉक्टर ने बोला कि सर एक्चुअली पब्लिसिटी ऐसी हो गई थी, छोटी जगह है, सब अर्बन जगह है, वहाँ पे सब जगह नाम फैल गया कि ये लोग पैसा लेके, भले ही गलत हो लेकिन पैसा लेके इलाज करते हैं और उसके बाद इतना हाई पैसा लगता है और उसके बावजूद भी उसके रिजल्ट नहीं आते। तो हमारे लिए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती थी कि जिस केस में हमारी सबसे ज़्यादा बदनामी हुई उसका क्लोजर, उसका एंड इस तरीके से हो, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आर्टिकल आ गए, उसका क्लोजर इस तरीके से हो कि देखो उन्होंने डॉक्टर पे आरोप लगाया लेकिन उनके इलाज से तो उसको लास्ट में फ़ायदा हुआ ही सही। और फिर बाद में फिर भले ही केस होते जाएं लेकिन हमारे पास एक फेस सेवर एक केस तो रहेगा। मतलब उसकी जो कंसर्न थी, उसके जो डेस्परेशन थी वो जेन्युइन थी। और कंपटीशन के माहौल में डॉक्टर्स यूजुअली ऐसा करते हैं, ओवर एंथुजियास्टिक एडवर्टीजमेंट करते हैं, ओवर कमिटमेंट, अंडर डिलीवरी। यही तो मतलब प्रॉब्लम है, मतलब कि या तो डॉक्टर्स की और लवर्स की, ओवर कमिटमेंट और अंडर डिलीवरी। देखो कई बार ना डॉक्टर ये भूल जाते हैं कि वो इन सब चीज़ों को, मेडिकल नेग्लिजेंस के केस को पर्सनली नहीं ले सकते। आप बस मरीज का इलाज करो, फीस लो, केस करता है तो डिफेंड करो। पर अगर आप पर केस हारने की या केस होने की न्यूज़ आती भी है ना, तो आप उसे इग्नोर ही करो। ये पब्लिक है बाबू, सब भूल जाती है। और ये पब्लिक पुलवामा भूल गई यार, ईरान में 160 बच्चे मर गए उनको भूल गई। और वो सब छोड़ो, हमने कोरोना में जो कुर्बानियाँ दी थी अपने जान की, परिवार की, उसे कोर्ट और सरकार आज भूल गए। तो अगर आपके अस्पताल में सुविधा है और आपके पास टैलेंट है तो पब्लिक कहीं नहीं जाने वाली, वो ट्रीटमेंट कराने आप ही के पास आएगी। आप कंपटीशन को लेके ओवर एडवर्टीजमेंट करके, ओवर कमिटमेंट और अंडर डिलीवरी मत करो। और वैसे भी मतलब आप सोच के देखो, सुअर से कुश्ती करने कीचड़ में उतरोगे, तुम तो गंदे हो जाओगे पर वो सुअर तो एंजॉय करेगा ना। हमें क्यों एंजॉय कराना है, हमें क्यों गंदा होना है। तो इस केस के अंदर मैंने भी कंसेंट के पेपर वापस मंगवाए। मैंने कंसेंट फॉर्म को अच्छे से देखा, उसके टेस्ट के रिजल्ट्स देखे, और जो मैंने देखा वो मैं पब्लिकली तो नहीं बता सकता, बट आई एडवाइज हिम टू सेटल। और उसका रीज़न एक सिंपल सा था कि उसमें कंसेंट फॉर्म में हैंड रिटन फुल इन्फॉर्म कंसेंट नहीं थी। उसके डिटेल्स में, उसके स्पेसिफिक्स में हम नहीं जाएंगे, बट ना तो टेस्ट रिजल्ट का कंक्लूजन कहीं पे लिखा हुआ था कि वो इनफर्टिलिटी टेम्परेरी है कि परमानेंट है। उसमें बस ये लिखा हुआ था, टाइप फॉर्म था कि हम आईवीएफ के लिए ये जा रहे हैं और हमें पता है आईवीएफ में क्या क्या होता है। पर उस कंसेंट फॉर्म में कहीं भी ये नहीं था कि हम आईवीएफ तक कैसे पहुँचे। हमने जो ये ट्रीटमेंट लिया है आईवीएफ का, ये हमें क्यों सजेस्ट किया गया और हमें इसके लिए क्यों जाना चाहिए, इसके अल्टरनेट हमारे पास क्या क्या थे, ये कोई एडवाइस उनको वहाँ पे टाइप में भी नहीं थी। चलो टाइप में होती तो एक बार डिफेंड हो जाती, बट स्टिल अगर हैंड रिटन होती तो बेटर होता। तो आई एडवाइज हिम टू सेटल, और उसने सेटल किया। और सेटलमेंट भी क्या मतलब मस्त हुआ था। डॉक्टर साहब हमारे काजू कतली लेके उनके घर पे पहुंचे, उनको बधाई दी, और काफ़ी कम अमाउंट पे जो क्लेम हो रहा था, जो मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में क्लेम चल रहा था जिस अमाउंट का, उससे काफ़ी कम अमाउंट पे ये पूरा केस सेटल हुआ। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ईगो की लड़ाई बन जाती है। और इस केस में अगर मैं आपको डिटेल में जाऊँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। इस केस में हुआ ये था कि पेशेंट, आईवीएफ का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो अपने घर गए, जो भी है उन्होंने अपनी दवाइयाँ समेटी और वो वापस लेके आए। उन दवाइयों में था एक 17,000 का इंजेक्शन जो कि बाहर से मंगाया गया था। अब वो उसको फार्मेसी पे लेके गए, उन्होंने बोला इसको रिटर्न कर लो, 17,000 का, हमें 17,000 वापस दे दो। शायद एक था या दो थे, वट। पर उन्होंने, फार्मेसी वाले ने जब देखा तो उसने देखा कि वो उसको कपड़े में लपेट के ले आए। कोल्ड चेन जो थी उसकी ब्रेक हो गई, वो रेफ्रिजरेटर में उन्होंने रखा नहीं है वट, या रेफ्रिजरेटर से निकाल के लाए। जब उसने बोला तो उन्होंने बोला कि भाई हम तो अभी अभी फ्रिज से निकाल के लाए, देखो हाथ लगा के देखो ठंडी है। अरे भाई तुम हाथ भी लगा रहे हो। बट ये सारी चीज़ें उनको कन्वे ठीक तरीके से नहीं हो पाई, तो उनके ईगो पे चली गई। और जब वो सारी चीज़ें उन पर एड ऑन हुई, क्योंकि उनका एक तो अंदर का ग्रीफ था, उनके अंदर की दिक्कत थी, उनके अंदर की परेशानी थी, उनको तकलीफ हो रही थी कि आईवीएफ नहीं हो पा रहा है, हम संतान सुख से वंचित रह गए और ये वो, और 7-8 लाख रुपए भी खर्च हो गए उनके। ये सारी चीज़ें जब कंबाइन हुई तो फार्मेसी वाले के उस बिहेवियर से उनके इस पूरे जो दुख था, पूरी जो फीलिंग थी, उसको एक लेट आउट मिला और उन्होंने जाके वहाँ पे लड़ाई हुई वट, और उस लड़ाई में
4 बातें इधर से हुई, 4 बातें उधर से हुई, और डॉक्टर उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था। क्रॉस फायर में मेडिकल नेग्लिजेंस के केस में मारा गया, उसके ऊपर जाके केस हो गया। तो कई बार क्लोजर्स के लिए भी लोग बाग केस करते हैं, हमें वो चीज़ भी ध्यान में रखनी चाहिए। अब सबसे बड़ी बात होती है कि एज ए क्लाइंट, मतलब मैं तो उस डॉक्टर को बोल सकता था कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और मतलब मैंने बोला भी उसको, बट जो सेटल करने का वो है, मैं थोड़ा सा इस केस में बायस्ड हो गया था उस पेशेंट साइड पे, और जो कि नहीं होना चाहिए। आई विल पब्लिकली एग्री। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो, गलत तो है ना कि कोई मरीज़ आपके पास में उम्मीद लेके आता है, और अगर आप इस केस की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ, अगर मान लो किसी के साथ होता है कि वो आईवीएफ के लिए जाए और उसको पूरा फुल इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं देने की मौका भी नहीं मिले उसको, कि भाई हमारे एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, कि हाँ आए आए धाड़ 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 हाँ आईवीएफ करेंगे तुम्हारा, वो तो अपने दिमाग में ही मान लेगा ना कि भाई हम मतलब इनफर्टाइल कपल है। वो तो कभी ये जान ही नहीं पाएंगे हमारी टेम्परेरी थी, पार्शल थी या कंप्लीट थी, क्या कारण था, डॉक्टर साहब ने कहा है। और ये मतलब पेशेंट की ऑटोनॉमी जो है ना, वो आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। मैं भी कई जगह ऐसी जगह गया हूँ जहाँ पे इवन पेशेंट के पास ये चॉइस नहीं होती कि सिजेरियन होगा या नॉर्मल डिलीवरी होगी, उससे पूछा ही नहीं जाता। जाता है पेशेंट, वो 8-9 महीने से उस डॉक्टर को दिखा रहा है, डॉक्टर ने बोला कि देखो बच्चा ये ऐसा ऐसा, उसको पूरी कंडीशन नहीं बताई जाती, उसको ये बताया जाता है कि हाँ भाई ये कंडीशन है और अब आपका 3:30 बजे सीजेरियन हो जाएगा, अभी भर्ती हो जाओ, ये जमा कर दो, वो जमा कर दो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उन केस में। अब यहाँ पे पेशेंट की ऑटोनॉमी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। और जब आईवीएफ का केस हो जाता है तो थोड़ा कोड भी सेंसिटिव होता है, क्योंकि उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो कभी समाज कल्याण से होते हैं, और एक तो जुडिशरी बैकग्राउंड का होता है, एक मतलब हाई स्टेचर के होते हैं, मतलब सोशल रेप्यूट के होते हैं, हाई सोशल रेप्यूट के लोग होते हैं उसके अंदर। और आईवीएफ के अंदर निसंतान दंपति का दुख तो मतलब कि सबको पता होता है। हर आजकल इनफर्टिलिटी इतनी बढ़ गई है कि हर घर में मतलब कोई ना कोई कपल है। तो जब आपके सामने कोई कपल आके खड़ा होगा तो उनका चेहरा भी आपको याद आएगा। तो इन दीज केसेस आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उन्हें पूरे ऑप्शंस ना दो, उनके दिमाग में बिठा के भेजो कि नहीं यू आर इनफर्टाइल और आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। और आईवीएफ के केस में मेडिकल नेग्लिजेंस के 2 ही लफड़े होते हैं, टेक्निकल और फीटल मालफॉर्मेशंस के अलावा। एक तो ये कि फीस ले ली फिर भी बच्चा नहीं हुआ, जैसे कि इस केस में हुआ, और उसके लिए तो कोर्ट है ही सही, और सबको पता है कि गारंटी नहीं होती, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर का प्रोटोकॉल आ जाता है, तो उसमें आपके खिलाफ नहीं जाएगा डिसीजन। दूसरा, ये जो केस आजकल होने लगा है वो है कि ज़रूरत नहीं थी और नेचुरली भी हो जाता, पर फिर भी पैसे के चक्कर में कोई प्रोसीजर कर दिया, आईवीएफ कर दिया, हिप रिप्लेसमेंट कर दिया। तो इसलिए आपको ये चाहिए कि अगर कोई पार्शली इनफर्टाइल है तो या तो पूरा बता के आईवीएफ स्टार्ट करो, या फिर कम से कम एक बार मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करना। मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार कम से कम पार्शल इनफर्टाइल कपल में मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करना। क्योंकि जब किसी के बच्चा नहीं होता ना, तो कपल उन कपल्स को ढूंढता है बात करने के लिए, गाइडेंस के लिए, जिनके बच्चे लेट हुए हैं या फिर आईवीएफ से हुए हैं, उनसे वो फीडबैक लेता है। आईवीएफ में आज भी इंडिया में लोग खुफिया तरीके से करवाते हैं, मतलब सीक्रेटली करवाते हैं, क्योंकि या तो मर्द की मर्दानगी पे बात आ जाती है या फिर औरत को बांझ बता दिया जाता है। इसीलिए लोग इन चीज़ों को सही तरीके से खुफिया रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं। तो जिसका आईवीएफ किया वो पब्लिसिटी करे या नहीं करे, ये कपल जिसे आपने इनफर्टिलिटी से क्लियर कर दिया, उस लाइन के पार कर दिया, और उसकी प्रेगनेंसी हो गई, तो जाके वो बताएगा ना कि डॉक्टर साहब बढ़िया है, इलाज से ही ठीक कर दिया, हमारे बच्चा हो गया। और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी का इससे अच्छा कोई तरीका आपके पास हो तो बताओ। क्योंकि आईवीएफ में कोई भी इनफर्टाइल कपल जाके समाज में तो ढिंडोरा पीटेगा नहीं कि मेरे आईवीएफ थी और मैंने उस सेंटर से ट्रीटमेंट कराया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इनके साथ। ये तो कंसेंट के साथ भी अगर किसी को बोलते हैं ना कि हम आपको थोड़े पैसे दे देंगे, आपके ट्रीटमेंट में डिस्काउंट कर देंगे, आप अपना वो दे दो, तो बस हाईली एजुकेटेड जो लोग होते हैं, जो मेट्रो एरियाज़ के होते हैं, सिर्फ वही इस चीज़ को फॉलो करते हैं कि वो एक रिव्यू फीडबैक दे दें या वीडियो फीडबैक दे दें, वरना मोस्टली कपल्स डोंट गो फॉर इट। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको आप डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं, या उस आपके मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड कोई सवाल है, तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। क्यूआर कोड यहाँ पे लगा हुआ है। इसके अलावा आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हमको मैसेज भेज सकते हैं, और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.doctorinlaw.in पे जाके अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू।